उसी परंपरा को एक और शख्स, एक बाराबंकी का एक और होनहार कवि गीतकार आगे बढ़ा रहा है, जिसे हम सब बहुत प्यार से प्रियांशु गजेंद्र कहते हैं। कहीं प्रशंसा, कहीं सिताली, कहीं भरा मन। जय दोस्तों, मैं हूं परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ। अकीदतों का शहर बाराबंकी, मोहब्बतों का शहर, साझी संस्कृत का शहर बाराबंकी। यहाँ कोई जब फ़कीरत अपनाता है तो हाजी सूफी संत बन जाता है। जब कोई हॉकी पकड़ता है तो वो बाबू केडी सिंह जैसा बन जाता है, जो पूरे दुनिया में नाम करता है बाराबंकी का। यहाँ जब कोई कलम हाथ में उठाता है तो वो शहंशाह गज़ल खुमार बन जाता है। उसी परंपरा को एक और शख्स, एक बाराबंकी का एक और होनहार कवि गीतकार आगे बढ़ा रहा है, जिसे हम सब बहुत प्यार से प्रियांशु गजेंद्र कहते हैं। प्रियांशु गजेंद्र इस वक्त हिंदुस्तान के हर उस बड़े कवि सम्मेलन में मौजूद होते हैं जहां देश का टॉप कवि मौजूद होता है। इनकी ख़ास बात जो ये है कि जो हंसते हंसते प्यार से मिठास के साथ जो कविता करते हैं, उसमें जो तंज होता है तो सामने बैठे बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को घायल कर देता है। इनका तंज बड़ा बेहतरीन होता है। सिस्टम के ऊपर वार करते हैं या किसी पार्टी के ऊपर वार नहीं करते, लेकिन बहुत प्यार, मोहब्बत और बड़ी चाहत इनको पूरे देश से मिल रही है। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में आएंगे प्रियांशु गजेंद्र जी। उनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। प्रियांशु गजेंद्र जी, धन्यवाद धन्यवाद। ये सफ़र शुरू कैसे होता प्रियांशु जी? सबसे पहले तो मैं द पॉलीग्राफ के सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं कि वो इस चैनल को देख रहे हैं। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। हमारे परवेज जी का वो चैनल है। ये सफ़र इसी पार्क से शुरू हुआ था। शायद वो 2005 की बात थी परवेज जी। उस समय मैं ग्रेजुएशन कर रहा था और ग्रेजुएशन के समय थोड़ा मन वैसे भी विस्तार देखता है। मैं गांव से आया था, शहर का थोड़ा विस्तार देख रहा था और हिंदी साहित्य में मैं एमए लिटरेचर में कर ही रहा था। तो कविताएं पढ़ने का शौक़ था, लिखने का शौक़ था, तो लिख रहा था, पढ़ रहा था। तभी बाराबंकी का साहित्यिक माहौल बहुत अच्छा था ही। खुमार साहब को मैंने सुना था, देखा तो नहीं था, सागर साहब को सुना था। तो मन वैसा हुआ गज़ल और गीत लिखने का, तो थोड़ा थोड़ा गुनगुनाने लगा, दोस्तों को अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे ऐसे ही ये सफ़र शुरू हो गया। ये संघर्ष की कोख से पहली कविता कब निकली थी? पहली कविता तो क्या थी बहुत याद नहीं है, लेकिन प्रसाद जी का कामायनी पढ़ा था। तो कामायनी में उन्होंने जो छंद का इस्तेमाल किया था, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाँव, तो वो गायन में आ गया था। कौन तुम संसृत जलनी तीर तरंगों से फेंकी मड़ेक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तो वो लय था। तो कुछ जीवन में परिवर्तनों को लेकर के मैंने कुछ लिखा था। हे परिवर्तन तुम जीवन में क्यों बार बार आ जाते हो, क्यों ऐसे छलते रहते, क्यों ऐसे तड़पाते हो, ऐसा करके कुछ था न, लेकिन अब वो न याद है न डायरी है। फिर धीरे धीरे 2005 में मैं एक विद्यालय में पढ़ाता था। तो पढ़ाते समय वहाँ हारमोनियम बजाता था और बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे, तो उनको मैं सिखाता था। तो उसमें कुछ अगर लिखना उखना होता था तो लिख भी देता था। तो एक बार पंडित राम किशोर तिवारी जी, उनका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है, वो एक बार गए वहाँ पर संचालन करने। तो उन्होंने देखा तो बच्चा बहुत अच्छी प्रस्तुति दे रहे थे। उन्होंने पूछा ये कार्यक्रम किसने करवाया, ये गीत किसने लिखा? तो मैंने बोला मैंने लिखा। तो बोले आप कविता भी लिखते होंगे? मैंने कहा हाँ लिखता हूँ। तो बोले कभी गोष्ठी में आओ। तो साधना साहित्य संस्थान में उस समय गोष्ठी होती थी घंटा घर के पास धर्मशाला में। तो महीने के आखिरी रविवार को होती थी। तो फिर एक रविवार को मैं आया वहाँ। ये जो शुरुआत होती है, तो क्या आपने सोचा था कि आप ये कविता करेंगे अपनी मस्ती के लिए, अपने शौक़ के लिए, कि ये आपका प्रोफेशन बन जाएगा? प्रोफेशन तो सोचे नहीं था और ना मुझे मालूम भी नहीं था कि कविता को जीविका बनाया जा सकता है। मुझे तो ये पता था कि कभी निराला की तरह होते हैं, गोस्वामी तुलसीदास की तरह होते हैं, जिनको जीवन भर भीख मांगनी होती है। लेकिन शौक़ था लिखने का, तो मैं लिखना मैंने शुरू किया। लेकिन प्रोफेशन मान के नहीं सोचा कि भविष्य में ये स्थिति आ जाएगी, कभी सोचा नहीं था। और ना मैं ये जानता भी नहीं था कि मंचों पर काव्य प्रस्तुति देकर खूब पैसे कमाए जा सकते हैं, ये नहीं पता था। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर आया। नवरात्रि में अपने यहाँ ज़िले में छोटे छोटे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो लोगों को अच्छा लगने लगा, लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया। तो मेरा भी थोड़ी मेरी रुचि भी जाग गई, थोड़े पैसे भी मिलने लगे। एक कवि सम्मेलन में पहले में 50 रुपये मिले, फिर धीरे धीरे 50 के बाद 100, 150, 300, 400 तक पहुँच गए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कोई कवि या शायर हिट होता है तो वो पहले अपने ज़िले में हिट होता है, तो उसकी ख्याति फैलती है आसपास के अपने प्रदेश में।
आप तो सीधे हिट हो गए पहले, उसके बाद जिले के लोग जाने कि आप बड़े कवि हैं। ये ऐसा नहीं है, जिले में आप भी रहते थे, लेकिन आपने जाना नहीं हमें। क्यों नहीं जाना? अब जब मैं बाहर से आया, मतलब बाहर मेरी ख्याति खूब हो गई, तो ये संचार के माध्यमों से आपने जाना। अन्यथा मैंने जिले में खूब कविताएं पढ़ी। तो पहला कवि सम्मेलन आवास विकास में होता था दुर्गा पूजा का, तो ये 5 अक्टूबर में नवरात्रि में हुआ था। तो पहला कवि सम्मेलन एक जिसमें हमको 50 रुपये मिले थे, वो मैंने यहीं से शुरू किया। फिर वहाँ से मैं बहराइच गया, बहराइच से फिर सीतापुर गया, वहाँ कभी मिलते गए, उन लोगों ने बुलाना शुरू किया। तो धीरे धीरे इन जगहों पे जाना शुरू किया। अब ये है कि मेरी स्पीड तेज थी और ज़िला मैंने 2-3-4 साल बाद ज़िला लगभग छूट ही गया। मुझे टाइम नहीं रहने लगा कि मैं ज़िले के कवि सम्मेलन अटेंड कर सकूं। अच्छा, मैंने देखा है कई बार हिंदुस्तान के जो बड़े कवि सम्मेलन होते हैं उनमें ज़्यादातर कुमार विश्वास साहब का संचालन होता है और वो हमेशा आपसे बड़ा इंस्पायर रहते हैं, आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। तो वहाँ तक का सफ़र कैसे पहुँचा? देखिए, कुमार विश्वास जी खुद भी बहुत पढ़े लिखे और एक कुशल वक्ता हैं और उनको समझ है। और मैंने भी जब पढ़ना शुरू किया, तो जब ये कवि सम्मेलन में कविता लिखने लगा तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ हो गया। तो फिर मैं पढ़ने भी खूब लगा। तो धीरे धीरे उससे उनका और मेरा व्यवहार ऐसा है कि कवि सम्मेलनों में बहुत ज़्यादा मैं इधर उधर की बातें ना करके ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि कवि सम्मेलन करने गया हूँ तो कवि सम्मेलन करके घर चला हूँ। तो सीधे सादगी के कारण वो भी संघर्ष करके आए हैं और उन्होंने मेरा संघर्ष जाना, तो उन्हें अच्छा लगा। और इस तरह धीरे धीरे, और ये सफ़र तो बहुत लंबा रहा। लगभग 14 साल बाद कुमार जी मिले मुझे। मैं लगभग 2005 से मैंने शुरू किया था और 2005 के बाद 14 में पहली मुलाकात उनसे हुई। और उस समय हमारा एक मुक्तक बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका था, तुम संवरते संवरते हुए सैफई में उजड़कर मुजफ्फरनगर हो गया, और वही उन्होंने सुना था। अच्छा। तो इस कारण उनको याद रहा और जब मिले तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी ये पंक्तियाँ सुन रखी हैं। तो भाई, आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो मंच है जी, जो ये अदब के मंच, साहित्य के मंच होते हैं, पहले हम देखते थे कि मुशायरा है तो वहाँ पे जो है कवि भी उतना ही कामयाब रहते थे, या कवि सम्मेलन है तो वहाँ पे शायर भी उतना ही कामयाब रहे। आजकल मंच भी धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहे हैं, देखने में आ रहा है, लेकिन आप हर जगह कामयाब हैं। इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, एक तो बंटवारे की जो स्थिति है, ये हर जगह हो गई है, हर क्षेत्र में हो गई है। खान पान, दुकान, समाज और जो स्थितियां हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। कविता और साहित्य के लिए तो बिल्कुल अनुकूल नहीं है। कवि और शायर का काम है समाज को जोड़ कर रखना, और वो उसके मन की भावना वैसी होती है। कोई वैसी बातें ना की जाएं जिससे कि समाज विघटित हो। तो समाज, कविता का काम जोड़ना है, वो तोड़ने का करती नहीं है। मैंने हमेशा इसी बात पर बल दिया। मेरी सारी कविताओं में आप कभी भी देखिए, मैंने बुराइयों की तो बुराई की है, अच्छाइयों को हमेशा सराहा है, वो किसी भी समाज में रही हों। उसके लिए हिंदू, मुसलमान या कोई धर्म या जाति हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। यही कारण है कि मुझे दोनों लोग प्यार करते हैं। मैं चाहे मुशायरे में जाऊं तो भी मुझे प्यार मिलता है। और शायरों में राहत इंदौरी साहब हैं और भी ये वसीम साहब हैं, सबका आशीर्वाद मिला। आपने देखा होगा लाल किले के वीडियो पर, वो खुद के, मैं राम की कविता पढ़ रहा हूँ और वसीम साहब तो चुप, वसीम साहब ने राम को थोड़े देखा, वो कविता देख रहे थे और वो प्रियांशु को देख रहे थे, ना कि ये देख रहे थे कि ये धर्म कौन, कि इसका धर्म क्या है, इसकी जाति क्या है। हम तो साहित्य के लोग हैं, हमको कोई भी डाल मिले हम बैठते हैं, हम पंछी हैं, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता धर्म और मजहब। बड़ी मज़ेदार बातें हो रही हैं प्रियांशु गजेन जी से, जो कि देश के बहुत बड़े जाने माने कवि हैं। प्रियांशु जी, आपकी एक कविता की बड़ी एक टैगलाइन है, बड़ी मशहूर हुई थी कि लौट कर ना आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। उस वक्त जब आप कविता कर रहे थे तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो शुरू में लोगों ने कहा कि ये भाजपा के ऊपर अटैक करते हैं। फिर जब आप दिल्ली गए तो आपने आपके ऊपर अटैक किया, आम आदमी पार्टी के ऊपर, कभी कांग्रेस के ऊपर। तो ये कवि जो है वो सिस्टम पर अटैक करता है, किसी पार्टी पर अटैक नहीं करता है। तो सबसे पहले हम वो 2 लाइन शुरू आपसे सुनेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। वो पंक्तियाँ थी, देखिए क्या हिंदी कविता में प्रयोगवाद था। प्रयोगवाद का अज्ञे जी ने 1943 में शुरुआत की। उनकी पहली तार सप्तक नामक किताब लिखी 7 कवियों को लेके। तो उन्होंने कहा कि जो प्राचीन परंपरागत, देखिए कविता में कोई भाव नहीं बदलते हैं, व्यक्ति प्रेम पहले जैसे करता था अब भी वैसे करता है, तो बदलता क्या है? कविता में सिर्फ जो है प्रयोग बदल जाते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में कवि लोग जिन चीज़ों का प्रयोग करते थे, उपमान और बिंब, विधान और मिथक तमाम होते, तो इन मिथकों और बिंब को पुराने हो चुके हैं, इनको बदलना चाहिए। अज्ञे जी ने बदला उसको। उन्होंने जैसे उनके जो कवि थे, तमाम सारे कवि थे जिन्होंने उपमानों को चेंज किया।
तो वो मेरे मन में बैठा था कि यार कैसे चेंज किया जा सकता है, क्योंकि भाव तो सब वैसे हैं, प्रेम वैसे सब कुछ, तो कुछ ऐसा कहा जाए जिससे कुछ एंटी लगे। तो ऐसे ही मैं गुनगुनाने लगा, तो धीरे धीरे मेरी वैसी ही धारणा बनती चली गई। तो वो मैं पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या है, उपमान है काला धन और उपमेय है परदेशी पति का जाना। तो इसके भाव सामने एक जैसे हैं, दोनों के भाव एक जैसे हैं, धन भी गया नहीं आया और ये पति गया नहीं आया, परदेशी नहीं आया, तो इसलिए वो उपमा तय करती और नया था थोड़ा, तो बस यही था इसमें, और कुछ खास ऐसा नहीं था। आप जैसे अभी बात कर रहे हैं जी, तो हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं जी। आजकल जो सोशल मीडिया पे कविता हो रही है, जो कवि हमारे नए खोज आ रहे हैं जी, बहुत जल्दी में हैं, जल्दी कवि बन जाते हैं जी, और तुकबंदी की तरफ चले जाते हैं जी। इसीलिए वो लंबे समय तक जो है मार्केट में नहीं टिक पा रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, कविता तो आत्मरंजन के साथ मनोरंजन की भी चीज़ है। जी। अब कविता सबसे श्रेष्ठ इसलिए है, देखिए फिल्में करोड़ों में बनती हैं, फ्लॉप हो जाती हैं, कवि सम्मेलन फ्लॉप नहीं हो रहे हैं, कवि सम्मेलनों की संख्या बढ़ रही है। उसका कारण यह है कि कविता मनोरंजन के साथ साथ संदेश भी देती है। तो कविता अगर जितनी ही व्याकरण निष्ठ होगी, व्याकरण और संगीत और साहित्य तो हमारे भारत की आत्मा है, और अगर कविता में संगीत नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपके भाव या फिर बहुत ऊंचाई के हों, बहुत स्तरीय हों, लेकिन अगर आप लोक कवि बनना चाहते हैं, जन कवि बनना चाहते हैं, तो जब तक आपको गाया नहीं जाएगा, जब तक लोग आपको गाने नहीं लगे, गुनगुनाने नहीं लगे, तब तक वो चीज़ अस्थायी नहीं रहती। आप देखिए, लोकगीत एक से होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, इसको पता नहीं कब लिखा गया और कब से आज तक चल रहा। कितने सारे गीत हैं जो चल रहे हैं, और तमाम गीत आप देखो आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए चले जाते हैं कि उनमें ना तो व्याकरण है और ना साहित्य है। थोड़ी देर के लिए वाद्य यंत्रों का कमाल होता है और थोड़ी देर में वो गायब हो जाता है, बस यही है। तो बोल जो है वो गीत की आत्मा है। बिल्कुल, और नए लोगों को तो ये चाहिए। नए लोग तो, हमारी देखिए पुरानी परंपराएं सब सराहनीय है। आप देखिए जितना भी धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में हमारी जो पुरानी सामाजिक संरचना है उसका कोई मूल्य नहीं है, और वो निश्चित रूप से सराहनीय है। जैसे मैं जो छंद प्रयोग करता हूँ, जैसे सवैये छंद प्रयोग करता हूँ हिंदी के, तो सवैये जो है सन 1400 ईस्वी से में लिखे जाते थे, भक्ति काल में लिखे जाते थे। तब से लेकर रसखान ने तब लिखा, मानुस हो तो वही रसखान बसो ने। आज भी बच्चे बच्चे जुबान पर है। क्यों है? क्योंकि उसका व्याकरण है, उसका संगीत है और वो आनंद दे रहा है। और तमाम ऐसे आतुकांत कवि हैं, आज की तिथि में भी हैं, तमाम लोग हैं जो लिख रहे हैं, लेकिन उनकी एक भी पंक्ति नहीं है। जैसे बहुत ऊंचे आदर्श, निराला जी का तो बहुत ऊंचा आदर्श है कविता के क्षेत्र में, और उनका भाव प्रधानता भी बहुत है, सांस्कृतिक विरासत भी उसमें बहुत है, लेकिन उसमें गेयता नहीं है, इसलिए उतना वो लोकप्रिय नहीं जितना महादेवी वर्मा के गीत लोग गाते हैं। तो ये अंतर होता है। तो नए लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम अलग दिखें, और जब तक आप अलग नहीं दिखोगे, हम भी कवि सम्मेलन के क्षेत्र में आए, डॉक्टर कुमार विश्वास जी का छाए हुए हैं, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, राजेंद्र राजन जी और नीरज जी, भारत भूषण जी, कितने सारे गीतकार थे। हम जैसे नए लोगों को कहीं पहचान ही न मिलती, लेकिन मिली सिर्फ इसलिए कि हमने रास्ता अलग तलाशा कि कुछ ऐसा करें जिससे हम इन सब से हट के दिखें। तो प्रियांशु जी बड़ा है, उसमें एक मैसेज दे रहे हैं आपको। देखिए, ये इनका सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अगर आप कविता करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, आपको इतिहास जानना पड़ेगा, आपको लोगों के बारे में जानना पड़ेगा। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जब आप अच्छा अध्ययन करेंगे तो विचार भी आपके बाहर आएंगे। ये आपका कहना, खैर आप खुद भी अध्यापन करें, लेकिन आपने साथ में एक बहुत अच्छी बात और बताई कि कविता में मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी है। एक आपकी कविता आजकल बहुत ट्रेंड हो रही है जी, कि रात भर उसको पढ़ाओ, दिन में छाए, सुबह अखबार में। क्या है ये सीन क्या है? पहले ये बताइए, कोई इस टाइप की सच में आपकी कोई प्रेमिका थी जहाँ से बात शुरू हुई थी? उसके लिए तो परवेज जी, जीवन में प्रेम तो आवश्यक ही है और प्रेम होता भी है जीवन में। तो प्रेम मेरा भी था, और वो जैसा कहते नहीं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो वो स्थितियाँ थी। लगभग 10 वर्षों बाद एक दिन मेरी उस प्रेमिका का फ़ोन आया, तो बोले कि कैसे हो, हाल चाल। हमने कहा अच्छा हूँ, ठीक ठाक हूँ।
तो ऐसे ही बातों बातों में बोली आजकल क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कि क्या आप अखबार वो नहीं देखते हो, यूट्यूब चैनल नहीं देखते हो, टीवी भी नहीं देखते हो। तो बोली देखते हैं पर ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन एक दिन अखबार में मैंने आपका नाम सुना था, पढ़ा था। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि यार हम लोग कवियों का जीवन है क्या भाई, हम लोग सफ़र करते हैं। कल भी मैं 1000 किलोमीटर गया, 1000 वापस आया रात में, और थोड़ी देर मंच पर मैंने शोभा बढ़ाई और फिर इधर से उधर। तो हमारी ज़िंदगी है क्या, लोग बहुत अच्छा आनंद लेते हैं। आज मैंने बसों में बहुत सफ़र किया, साइकिल से यात्राएं की, मोटरसाइकिल से करी, जाड़ों में चादर लपेट करके, और बहुत बहुत कवि सम्मेलन जाया करता था, बहुत कष्टप्रद यात्राएं होती थी। तो मैं वो जो उसने पूछा तो वो एक मन में क्लिक किया कि हमने जीवन में वास्तव में क्या किया। तो मेरे ये पंक्तियाँ आ गई दिमाग में कि कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा, थोड़ा सा अपने अंदाज में बताइए। कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। कई कभी सम्मेलनों में जाता हूँ, उदासी लेकर लौटता हूँ, अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब मजबूरी है कि काम कर रहे हैं। वो उनका बड़ा अच्छा शेर है जमुना प्रसाद जी का कि गज़ल की शान में हमको वफादारी भी करनी है, मगर इस पेट की खातिर अदाकारी भी करनी है। तो कभी कभी हमें अदाकारी करनी पड़ती है, हम न्याय नहीं कर पाते हैं कविता के प्रति। मोटे मोटे लिफाफे मिलते हैं और बहुत 7 स्टार 5 स्टार होटल में हम रुकते हैं, लेकिन कभी कभी जब लौटते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं हम कविता के प्रति न्याय कर रहे हैं या नहीं। गोस्वामी जी और हमारे निराला जी, इन लोगों ने कितना संघर्ष किया जीवन में, हमने क्या लिखा जो हमको इतना सुविधाएं मिल रही हैं। वो मन की पीड़ा, कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको। उसकी अंतिम पंक्तियां मुझे बहुत, जो प्राण तत्व हैं, ऊपर की तो संरचना है, अंतिम पंक्तियों में प्राण है। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। हर व्यक्ति के जीवन से ये जुड़ा हुआ है। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, कौन पराया अपना हो गया अपना कौन पराया, कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुबन में, किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में, किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे। सुबह अखबार में देखता हूँ मैं, जब वहाँ से चला आता हूँ कवि सम्मेलनों से, रात में चला आया तो सुबह जब कहीं अखबार मिलता है तो देखता है कि प्रियांशु जी ने ये पढ़ा, उन्होंने ये पढ़ा, उन्होंने ये पढ़ा। तो हमने सोचा ज़िंदगी हमारी क्या है, रात भर गाओ और गाने के बाद सुबह अखबार में छपे, बस यही कविता है। हमारे लखनऊ के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, कृष्ण बिहारी नूर साहब। उनका एक बड़ा मशहूर शेर है कि मैं तो गदर सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। अंत में आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, कहते हैं ना कवि घाट घाट का पानी पिए, वो सब जगह जाते हैं, पूरे देश में आप लोग जाते हैं जी। आपने जो 20 सालों में जो अब माहौल बदला है देश में, थोड़ा सा जी, उसको क्या है, कवि क्या महसूस करता है और क्या कवि की संवेदना क्या है? देखिए, माहौल तो बदलने का रोका नहीं जा सकता है क्योंकि समय बदल रहा है, और अगर माहौल बदलता न होता तो आज भी पाषाण काल में रह रहा होता, आज भी पाषाण काल में रह रहा होता, पत्थर के हथियार बना रहा होता, आज हवाई जहाज से ना चल रहा होता। तरक्की मानसिक व्यवस्थाओं की दुश्मन है। आप जितने ज़्यादा तरक्की हो जाएगी, आज ही मैं बच्चों को क्लास में लेक्चर दे रहा था तो मैं यही बता रहा था कि एक युग था कि हम लोग जंगलों में जाते थे। मैं पढ़ा रहा था तो कोई प्रसंग आया था कि पपीहा, तुलसीदास का दोहा था कि तुलसी तीनों तप हबे जब चातक मत लो। मैंने बच्चों को बोला चातक होला, बोले चातक क्या होता है? तो मैंने कहा मोबाइल से निकल के कभी जंगलों में, नदी के किनारे, झाड़ी झंखाड़ी में भी टहला करो, जिससे प्रकृति के पास रहोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया क्या है। आज बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे लोग बैठे होते हैं, फूलों में सौंदर्य है, पत्तियों में, पेड़ों में सौंदर्य है, लेकिन इनको देखने के बजाय लोग मोबाइल में देखा करते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो जीवन जो है वो कठिन मनुष्य ने खुद ही बना रखा है, और जो व्यवस्थाएं बदल रही हैं तो जैसे जैसे तरक्की होती, मनुष्य का दिमाग क्या है, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि भरा हुआ पेट जो है जब होता है तो चंद्रमा जो है महबूब का चेहरा नज़र आता है, और खाली पेट से चंद्रमा रोटी का टुकड़ा नज़र आता है। तरक्की जितने ज़्यादा होगी
समाज में उतने ज़्यादा व्यवस्थाएं गड़बड़ होंगी। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर जिम्मेदार कोई है तो ये विज्ञान, और दिनकर जी ने कब का कह रखा है कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो छोड़ दे, त्याग दे इसे, मोह फेंक दे इसे मोह स्मृति के पार। अगर ये विज्ञान तलवार, ये तलवार ही है। कहा कि ये मनुष्य जो है एक बच्चा है। आप बम बना रहे हो, आप बड़े बड़ी मिसाइलें बना रहे हो। आपने कभी ये बनाया कि कोई ऐसा तरीका निकालो कि खाना न बनाना पड़े, गेहूं न कूटना पड़े, पीसना पड़े, कोई ऐसी मशीन बनाओ कि मुंह में लगाओ और पेट भर जाए? नहीं बना रहे हो। आप बम बनाने में लगे हो। तो बम जब तक बनेंगे तब तक आप इस समाज को कैसे रोक सकते हो? व्यवस्थाएं तो गड़बड़ रहेंगी। के फ़कीर ने, उसके कवि ने कहा था कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। जो प्यार बांटने की परंपरा थी वो वहाँ से चल रही है और प्रियांशु गजेंद्र तक पहुँची है। ये भी आगे बढ़ाते रहेंगे, यही हमारी आपसे दुआ है। और प्रियांशु जी, आप बहुत नाम करिए। द पॉलीग्राफ की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में हमारा समय देने के लिए। धन्यवाद।